गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग क्लास 10 फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के बारे में स्टडी कर रहे हैं और लास्ट लेक्चर में हमने आपको रेजिस्टेंस के बारे में बताया था, ओम्स लॉ के बारे में बताया था। ओम्स लॉ को मैं एक बार फिर से आपको डिफाइन कर देता हूँ, फिर उसके आगे हम लोग आज के नए टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। बताया था मैंने कि करंट फ्लोइंग इन एनी कंडक्टर, दैट्स मीन आई, is directly proportional to the potential difference between the points of the conductor when the physical conditions are constant. Temperature should not be changed. I proportional to B. और फिर उसके बाद जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमने इसमें कांस्टेंट का यूज किया था और वो कांस्टेंट को बाद में बताया गया कि वो रेजिस्टेंस होता है। और रेजिस्टेंस को फिर हमने डिफाइन किया और उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किया, आर से करते हैं और डायग्राम में सर्किट में इस तरह से यूज करते हैं उसे। इसका यूनिट होता है ओम। हमने इसके बाद ओम्स लॉ के लिए ग्राफ भी आपको प्लॉट करना बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हैं तो आप यहाँ पे V लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, तो इस साइड में करंट लेते हैं और आपने ग्राफ प्लॉट किया था एक स्ट्रेट लाइन आपकी बन गया है, लेकिन ये हमेशा पॉसिबल नहीं, ये ऑलवेज ट्रू नहीं है। क्यों? ये दो तरह के कंडक्टर पाए जाते हैं, उन दो कंडक्टर्स में ये ग्राफ अलग अलग बनते हैं। तो वो दो कंडक्टर कौन से हैं? एक होते हैं ओमिक कंडक्टर, और दूसरे होते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर, क्या डिफिनेशन होगी इनकी, ओमिक और नॉन ओमिक की? द कंडक्टर इन विच इलेक्ट्रिक करंट flown is directly proportional to the potential difference. Potential difference के directly proportional होगी, means हम potential difference change करेंगे, बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगी और एक स्ट्रेट लाइन बन के आएगी। They will be called ohmic conductor। और उसके लिए ग्राफ बनेगा ओमिक कंडक्टर। फिर से मैं बता देता हूँ, द कंडक्टर in which flow of current is directly proportional to the potential difference। तो फिर आप बोलेंगे कि सर फिर ये तो ओम्स लॉ ने तो यही बोला था, ओम्स लॉ ने बोला था तो फिर सारे कंडक्टर के लिए होना चाहिए था। नहीं, कुछ ऐसे कंडक्टर हैं जो नॉन ओमिक कंडक्टर है, उसमें प्रोपोर्शनल होती है, गलत नहीं है। इसमें क्या है, जितना ज्यादा आप पोटेंशियल डिफरेंस करेंगे उतना ज्यादा करंट आपकी फ्लो करेगी और ग्राफ बिल्कुल सीधा जाएगा। यही इंडिकेशन है ओमिक कंडक्टर का। ग्राफ बना है, आप बता देंगे कि ये ओमिक कंडक्टर है, स्ट्रेट लाइन मिल रही है तो ओमिक कंडक्टर है। लेकिन यही ना कि बढ़ना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस के साथ बढ़ना चाहिए। एग्जाम्पल ओमिक कंडक्टर के जितने भी मेटल्स हैं सारे ओमिक कंडक्टर्स हैं, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, दीज आर द ओमिक कंडक्टर। लेकिन नॉन ओमिक कंडक्टर क्या है, जिसमें हम पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज करेगी और कुछ टाइम के बाद जब आप चेंज करेंगे तो फिर इलेक्ट्रिक करंट का चेंज होना बंद हो जाएगा या कम हो जाएगा, यानी ग्राफ आगे नहीं बढ़ेगा। कैसे ग्राफ बनेगा नॉन ओमिक के लिए? ये ग्राफ जो दिख रहा है ये ओमिक कंडक्टर के लिए ग्राफ है। तभी तो वर्ड में आप देख रहे हैं ओमिक यानी ओम्स लॉ को फॉलो करेगा, वही ओमिक कंडक्टर है। और जो कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे वो नॉन ओमिक कंडक्टर। उसके लिए नॉन ओमिक के लिए देखिए ग्राफ क्या बना रहे हैं। ये हमने लिया पोटेंशियल डिफरेंस और ये हमने लिया इलेक्ट्रिक करंट। अब अगर इसका ग्राफ हम लोग प्लॉट करें तो ये आपका ग्राफ यूं बनेगा, मींस पोटेंशियल डिफरेंस ये बिल्कुल लीनियरली सीधे नहीं जाएगा, कर्व बनेगा। कर्व बनेगा यानी कि V और I हमेशा कांस्टेंट वैल्यू नहीं आएगी। V I का रेशियो कांस्टेंट नहीं आएगा
ऐसे कंडक्टर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन मूविंग कंडक्टर्स बोलेंगे। और इसके एग्जाम्पल है डायोड, नोट कर लीजिएगा, डायोड, ट्रायोड, ये हैं आपके नॉन मूविंग कंडक्टर्स। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग कल रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ चुके, रेजिस्टेंस की डेफिनेशन के बारे में पढ़ चुके, रेजिस्टेंस का यूनिट पढ़ चुके। आज हम जा रहे हैं पढ़ने की रेजिस्टेंस के फैक्टर्स क्या हैं, किन किन बात से रेजिस्टेंस किसी भी मटेरियल का चेंज हो सकता है, किस बात पे रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा, कब रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, कब रेजिस्टेंस कम होगा, हमको कम रेजिस्टेंस करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमको ज्यादा रेजिस्टेंस करना है तो क्या करना पड़ेगा। That means the factors affecting resistance. Factors affecting resistance. पहले तो फिर से बता दें, R से इंडिकेट करते हैं, सिंबल ये होता है, O यूनिट होता है। कहते हैं कोई भी मेटल है, कोई भी सब्सटेंस है, उसमें अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है तो उसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस जरूर होगा, वो करंट को फ्लो होने में हिंड्रेंस डालेगा, दैट विल बी कॉल्ड रेजिस्टेंस। कौन ज्यादा हिंड्रेंस डालेगा, कौन कम हिंड्रेंस डालेगा, यही बोला जाता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस बोला जाता है कि कोई कंडक्टर है, अगर वो बहुत ज्यादा उसकी लेंथ है तो उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। मींस रेजिस्टेंस इफेक्ट करता है, उसका पहला फैक्टर है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अगर आप बहुत ज्यादा लेंथ ले रहे हैं तो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी बहुत ज्यादा हो जाएगा, उस सब्सटेंस का, उस मटेरियल का, उस मेटल का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। अगर आप वायर या कोई थिंग जो भी यूज कर रहे हैं स्ट्रिप, वो ज्यादा लंबी है। रेजिस्टेंस का पहला फैक्टर है लेंथ, लेंथ ऑफ कंडक्टर means resistance is directly proportional, resistance is directly proportional to the length of conductor, R proportional to L। सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रहे डायग्राम बना करके, एक आपने ये कोई वायर लिया है, बिल्कुल पतला तो नहीं बना सकते, आपको समझाना भी है, कांस्टेंट होना चाहिए, मोटा पतला जो है ऐसा नहीं चलेगा, बिल्कुल बदल जाएगा उसके। इसकी लेंथ हम मान लें 10 मीटर है, इसका कुछ रेजिस्टेंस है R, और हम दूसरा वायर लें इसी मटेरियल का, इतना ही मोटा, थिकनेस सेम है लेकिन लंबाई हमने उसकी ज्यादा कर दी है, हमने लेंथ नहीं ली है लेकिन देखने से तो पता चल रहा है कि बड़ा है। ये 10 मीटर है तो 10 से ज्यादा होगा। तो ये वायर अगर हमने माना ये A है और ये B है, तो किसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, B में रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि B की लेंथ ज्यादा है। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। और बड़ा कर दें तो हम क्या कहते हैं, और ज्यादा हो जाएगा। अगर हमें किसी इसका रेजिस्टेंस दिया जाए, हम कहते हैं इसका रेजिस्टेंस है 5 ओम और इसकी लेंथ है 18 मीटर, तो इसका रेजिस्टेंस क्या है R2, ये बताइए। R प्रोपोर्शनल टू L, हम इसको R1 मान लें, R1 पर अपान R2 इज इक्वल्स टू L1 अपान L2। R अगर हमें एक ही मटेरियल, एक ही थिकनेस का कोई वायर दिया जाए, दोनों की लेंथ अलग अलग हो और हमें एक का रेजिस्टेंस पता हो तो दूसरा कोई भी हो उसका कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ R1 की जगह 5 रखेंगे, R2 हमको पता करना है, ये वाले वायर का पता करना है। R1 की लेंथ है 10 मीटर, R2 की लेंथ 18 मीटर।
R2 इधर चला गया, क्या हो जाएगा 5 इंटू 18/10। R2 इज इक्वल टू 5 इंटू 18/10, 5 टू द 10, 9 ओम। यानी ये वाले वायर का जो रेजिस्टेंस होगा कितना आ जाएगा 9 ओम। अगर आप और बढ़ा देंगे लेंथ तो और ज्यादा हो जाएगा। ये पहला फैक्टर था, अगर आप लेंथ बढ़ाएंगे, लेंथ चेंज करेंगे तो रेजिस्टेंस चेंज होगा। दूसरा फैक्टर है स्टूडेंट्स इसका, जिसमें रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, वो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन का एरिया क्या है? आप देख रहे हैं, ये मेरे पास एक पेन है, ये इसकी लेंथ है, ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। कोई जरूरी नहीं है कि ये सर्किल हो, ये सर्किल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, हो सकता है हम स्क्वायर शेप में रॉड लें कोई, उसका ये स्क्वायर बनेगा या रेक्टेंगल बनेगा, जो भी बनेगा वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोला जाएगा। तो दूसरा फैक्टर है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जैसे हमने ये कोई मेटल लिया, इसकी लेंथ रखी हमने 1 मीटर, और ये इसका एरिया है, इसको ए माना। इतना ही बड़ा वायर हमने दोबारा लिया, लेकिन इसका एरिया हमने बढ़ा दिया। अब देख रहे होंगे ये ज्यादा मोटा हो गया। इसकी भी लेंथ हमने 1 मीटर ली है, लेकिन ये एरिया अलग है, इसको हम फिर A1 करना पड़ेगा, इसको A2 करना पड़ेगा। अब किसमें रेजिस्टेंस? देखिए लेंथ तो बराबर है, तो लेंथ के अकॉर्डिंग जिसकी लेंथ ज्यादा होती है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता, लेकिन यहाँ पे लेंथ बराबर है, तो क्या इन दोनों का रेजिस्टेंस बराबर है? नहीं, डिपेंड करेगा। जब लेंथ बराबर होगी तो हम फिर एरिया चेक करेंगे। एरिया अलग अलग, जिसका एरिया ज्यादा उसमें कम रेजिस्टेंस। एरिया ज्यादा किसका है? ये वाले, ये बड़ा मोटा है, बड़ा सर्कल दिखाई देगा, तो जिसमें एरिया ज्यादा उसमें कम रेजिस्टेंस होगा, कम करंट रुकेगी। जिसमें कम एरिया उसमें ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। दैट्स मीन रेजिस्टेंस is inversely proportional to the area of cross section. तो हमने मान लिया R proportional 1/A, इनवर्सली प्रोपोर्शनल लेंगे। क्या लेंगे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब अगर हमको दो वायर का जैसे भी लेंथ में किया था, हमने करा था R1/R2 इक्वल टू L1/L2, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? उसमें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, तो ऊपर R1 था तो ऊपर L1 था। इसमें यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर एरिया के टर्म्स में फार्मूला लिखेंगे तो R1/R2 इज इक्वल्स टू A2/A1 यानी जिसका हम रेजिस्टेंस ऊपर रख रहे हैं उसका एरिया नीचे रखेंगे, जिसका रेजिस्टेंस नीचे रख रहे हैं उसका ऊपर रखेंगे। इसी में हम अगर बता दें, हमने लेंथ कांस्टेंट रखी है, इसका एरिया हमने ले लिया 0.25 मीटर स्क्वायर, और इसका एरिया ज्यादा दिख रहा होगा आपको 0.5 मीटर स्क्वायर, और इसका रेजिस्टेंस हमने इसका दे दिया की बार हमने आपको रेजिस्टेंस 100 ओम, और हमको इसका रेजिस्टेंस निकालना है R1, ये R2 है। हम फार्मूला क्या लगाए? R1/R2 A2/A1। R1 हमको कैलकुलेट करना है, हमने ये लगा दिया R1। R2 की वैल्यू हमको दी गई 100 ओम, हमने 100 ओम लगा दिया। A2 ये वाला का एरिया A2 यानी 0.5 अपान ये वाले का 0.25,
ये 100 उधर चला गया, R1 इज इक्वल टू, ये पॉइंट हटेगा, यहाँ पे 0 बढ़ा दें, 50 इंटू 100 अपॉन 25, ये हो गया आपका 25 टू का, R1 इज इक्वल टू 200 ओम। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट दूसरा फैक्टर था आपका कि अभी हमारे एक फ्रेंड आए, उन्होंने पूछा कि लकड़ी का रेजिस्टेंस बता दीजिए, वुड में कितना रेजिस्टेंस होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप जानते हो कि अगर वुड में टायर लगा दें, दूसरी तरफ टच करें तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं फ्लो करती, करंट नहीं मारता। क्यों नहीं मारता? पहली बात तो वो बैड कंडक्टर की कैटेगरी में आता है। बैड कंडक्टर क्यों कहा जाता है उसे? क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस इतना ज्यादा है कि फ्लो हो ही नहीं पाता। लकड़ी में रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होने की वजह से उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगा। आप इधर टच कराएंगे, उधर आप बिना सोचे उसको टच कर सकते हैं, कि आप ये मत सोचे कि इसमें छुएगा कि नहीं छुएगा। और कभी आपको लगता है कि कोई पर्सन को करंट लग गया है और वो चिपका हुआ है, उसे छुड़ाने की कोशिश करना है, तो कोई लकड़ी ले करके ही उसे हटाना है जिससे कि आपको करंट ना लगे, नहीं पता चला आप भी चिपके हुए हैं। ये उन्होंने हमको अभी बताया, डिस्कस भी किया। अब देखिए, हमने आपको बता दिया था कि रेजिस्टेंस लेंथ बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। मोटा तार कर देंगे, थिकनेस बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो अगर हम दोनों फैक्टर्स को कंबाइन करें तो रेजिस्टेंस बन जाएगा R प्रोपोर्शनल L इंटू 1/A। जितना ज्यादा होगी लेंथ उतना रेजिस्टेंस ज्यादा, जितना मोटा होगा उतना कम। तो हम लेंथ और एरिया दोनों को एक साथ मिला के अगर लिखे रेजिस्टेंस तो R प्रोपोर्शनल L/A। लेकिन ये इक्वल तो आया नहीं, यहाँ पे इक्वल नहीं आएगा जब तक तो हम कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे। प्रोपोर्शनल तो रेशियो में आएगा, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाया जाएगा, उसको बोला जाएगा R इज इक्वल टू रो L/A। ये रो क्या है? ये उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी बोली जाएगी। क्या बोली जाएगी? रेजिस्टिविटी। तो ये दो फैक्टर हैं जिन पे हमने लेंथ और एरिया के बारे में आपको बता दिया कि रेजिस्टेंस कैसे चेंज होगा अगर आप लेंथ बढ़ाएंगे और एरिया चेंज करेंगे। तीसरा फैक्टर है आपका टेम्परेचर। तो हम टेम्परेचर के बारे में बात करें, देखिए टेम्परेचर का केस क्या है, ये मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। कौन सा मटेरियल ले रहे हैं आप और उस पर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। कोई मेटल का यूज कर रहे हैं, कॉपर का यूज कर रहे हैं, सिल्वर का यूज कर रहे हैं, तो उनका रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने पे अलग तरीके से बढ़ेगा। और सेमीकंडक्टर अगर यूज कर रहे हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दोनों पे, वो अलग तरह से करें। स्टूडेंट्स, तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ये बताएंगे कि टेम्परेचर का इफेक्ट रेजिस्टेंस पे क्या पड़ता है, किस तरह से पड़ता है। लेकिन इसके पहले हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, वो उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ 20 मीटर लॉन्ग एंड 1 मीटर स्क्वायर एरिया इज 30 ohm. What will be the resistance of same wire of length 30 meter and area 0.5 मीटर स्क्वायर। फिर से सुन लीजिए, एक कोई वायर है 20 मीटर लंबा है, उसका एरिया क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर आ रहा है, उसका रेजिस्टेंस 30 ओम दिया गया है। उसी मटेरियल का दूसरा वायर है जिसकी लेंथ है 30 मीटर और एरिया है 0.5 मीटर स्क्वायर, तो ये कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। आज के लिए इतना सफिशिएंट है, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। ओके, गुड बाय।